I come in, sir? Good morning, sir. Thank you, sir. मिथिला पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती है। जी सर। सारी भी बड़ी बड़ी पेंटिंग की बातें की हुई है। बट क्या एक पर्टिकुलर चीज इसके देखते ही मैं भी समझ गया कि ये मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग की क्या पर्टिकुलर खूबी होती है उस पेंटिंग की, एक लेवल भी समझ जाता है कि ये सर जो मिथिला पेंटिंग होती है सर, उसका जो चित्रांकन किया जाता है सर ब्रश की सहायता से ही किया जाता है। इसके अलावा सर जो मिथिला पेंटिंग के कलर होते हैं सर काफ़ी सौम्य कलर नहीं होते हैं सर, काफ़ी कलरफुल, जैसे कि लाल, पीला। इसके अलावा सर जो मिथिला पेंटिंग की स्पेशल बात है सर, इसमें खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है सर। ठीक है, आप उसकी जानकारी देते हैं और इसका विकास कैसे हुआ मिथिला साइड में, क्या इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। सर अगर हम मिथिला पेंटिंग के प्राचीन इतिहास को देखें सर, तो जो राजा जनक जी थे सर, जब माता सीता का जन्म हुआ था सर, तो उनके हर्षोल्लास में सर मिथिला पेंटिंग की चित्रकारी की गई थी सर। धीरे धीरे ये इस समाज का हिस्सा हो गया। लेकिन सर अगर हम आधुनिक काल में देखें तो आर्चर के आर्चर ने जब इसको देखा, उसके बाद इसका विकास हुआ है सर। मैथ्स के इंस्ट्रक्शन है तो आगे चलकर मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ाई में मैथ्स का कहाँ प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है। सर जो इकोनॉमिक्स का सर, जो हमारा राष्ट्रीय लेखांकन का सेक्टर है सर, उसमें मूलतः जो हमारे राष्ट्रीय आय की गणना है, जीडीपी का आकलन है या एनएनपी का आकलन है, पब्लिक फिनांस है सर, इसमें मैथ्स के यूज है सर। एक आपने खुद ही अभी शब्द कहा पब्लिक फिनांस। यस सर। ये क्या चीज होती है, इसे समझाइए इस कंसेप्ट को। सर पब्लिक फिनांस है अर्थशास्त्र के वैसे भाग को दर्शाता है सर जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की भागीदारी होती है सर। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है वो प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी मांग या सप्लाई की समस्या आती है सर, तो उसको दूर करती है। आजकल पहुंचे का देखता है सरकारों द्वारा फ्री भी जिसको कहा जाता है, बहुत सारी चीज मुफ्त में दे दी जाती है। क्या इसका इंप्लीकेशन है, क्या ऐसा करना चाहिए और उसके क्या किस हद तक करना चाहिए और एक अर्थशास्त्री के रूप में आप इसे कैसे देखें। सर अगर जहाँ तक मेरा विचार है सर फ्री वेज को लेके, तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सर योजनाएं घोषित की जाती है सर, सबको तो फ्री वेज में नहीं आकलन किया जा सकता सर, क्योंकि कुछ फ्री वेज सर आवश्यक है सर, जैसे कि बिहार में सर जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, बिजली। लेकिन सर फ्री वेज वहाँ हो जाती है सर जब हम अर्थव्यवस्था का आकलन ना करते हुए भी जो नॉन मेरिट लोग हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनके लिए भी मुफ्त की योजनाएं घोषित करते हैं सर, उसको फ्री वेज। अर्थव्यवस्था का आकलन से मतलब है कि राज्य में संसाधन होंठ हो गया है। यस सर। वेनेजुएला की कुछ घटनाएं आपको याद है, कुछ वेनेजुएला में भी क्राइसिस हो गया, वो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, कारण था कुछ बताएंगे इसी बिंदु से संबंधित। सॉरी सर, मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है, अनुमति होगा तो मैं कुछ। मोबाइल से बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन कुछ छोड़ दीजिए इसके बाद को। आप बताइए भारतीय और भारत के कुछ लोग हाल के दिनों के अर्थशास्त्रियों का नाम बताएं जो विश्व प्रसिद्ध हुए और क्या काम था उनका। सर एक हमारे अर्थशास्त्री MS स्वामीनाथन जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया सर। स्वामीनाथन जी सर। उन्होंने क्या अर्थशास्त्री क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। सर उनका कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा था सर, क्योंकि जो भारत आज सर खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर। अर्थशास्त्री का। जी सर। तो उन्हें अर्थशास्त्री भी मानती है, कृषि वैज्ञानिक। यस सर। कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र। स्वामीनाथन जी के बारे में बताइए सर। तो जो भारत आज सर खाद्य उत्पादन में सर आत्मनिर्भर है सर, उसमें उनकी भूमिका है सर। हरित क्रांति को भारत में मूर्त रूप देने में उनकी भूमिका रही है सर। इसके अलावा सर जो अर्थशास्त्र का स्वरूप है सर, वो वंचित वर्ग को कैसे लाभ पहुंचा सकता है सर, इसमें उनकी भूमिका रही है सर। और कुछ जो नोबेल प्राइज की 2 भारतीयों को अर्थशास्त्र में मिल चुका है। यस सर। उन दोनों के नाम आपको याद है? यस सर। सर एक सर 2019 में सर अभिजीत बैनर्जी को सर, और सर दूसरे सर हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सर। अमर्त्य सेन का अभिजीत बनर्जी का है ना। यस सर। उनका क्या काम था वो मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने क्या काम किया था।
सर जो अभिजीत बनर्जी का सर योगदान देखें नोबेल के रूप में सर, तो उन्होंने गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं और या फिर उसका जो कारण है सर उसको लेके काफ़ी व्यवहारिक तर्क प्रस्तुत किए थे सर। अच्छा, आप एक अर्थशास्त्री की नजर से अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत बखारता है कि हम नंबर 3 नंबर 5 पर पहुंचे, इतने ट्रिलियन हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति पर बिल्कुल खराब नहीं जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था में फ्रीबीज बहुत हो रहा, हर सरकार केंद्र सरकार को भी करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन जस्ट बढ़ ही रहा था कुछ है, और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट जानती है सेक्टर, काफी लोगों में रोष भी है, कास्ट कंफ्लिक्ट बढ़ रहा है, और इसके अलावा गाँव में क्या है जो मुफ्त में अनाज इससे इकोनॉमी चल रही है। तो मुझे लगता है ये झूठा प्रचार है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। आपका क्या विचार है? अगर आप हमसे डिफर करती हैं तो कुछ फैक्ट्स बताइए। जी सर। सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं सर कि भारत जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है सर, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा सर। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है सर, तो सर जो महंगाई है सर उसमें बहुत सारे आर्थिक घटनाक्रम का योगदान है सर, जैसे कोरोना आ गई सर, या फिर जो अभी वैश्विक युद्ध चल रहा है सर, तो भारत के साथ साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी महंगाई का सामना कर रही है। लेकिन सर अभी हाल ही में डेटा आया है सर, जो भारत की महंगाई है सर 4+2 के दायरे के अंदर है सर, तो ये भारत के विकास को दर्शाता है सर। और सर दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि सर भारत लगातार सर जो विनिर्माण के क्षेत्र में है सर, लगातार आगे बढ़ रहा है सर। हम अपनी स्वदेशी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को, वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं हमारे यहाँ जो खाद्य सुरक्षा, वो भी दूर कर ली जाएगी सर। तो ये सब अच्छा साइन समझती है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा साइंस है आपके विचार में? क्या सर? भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा समय आने वाला है आप समझते हैं? जी सर, मैं एकदम। ठीक है सोनाली, आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर वर्ष 2018 में। उसके बाद से क्या कर रही? सर उसके बाद से मैं सर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थी सर। इस दौरान सर मुझे 2 बार मेंस लिखने का मौका मिला सर, और सर वर्ष 2022 में मेरा मीन्स बीपीएससी का? यस सर। अच्छा ये बताइए सोनाली कि आपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्यों रखा मैथ की जगह पे? सर जब मैं इसका तैयारी शुरू की सर, तो मैंने दोनों विषय का तुलनात्मक अध्ययन किया सर। मुझे अर्थशास्त्र में बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध थे सर। इसके अलावा सर उस समय सर जो मैंने तुलनात्मक रूप से सिलेबस को देखा सर, तो मुझे इससे GS2 में काफ़ी मदद हो रही थी सर, इसलिए मैंने चयन किया। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में, कि अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या क्या चैलेंजेस सामने आएंगे? सर नारी बंधन विधेयक। हाँ बताइए, उसी को बताइए। सर उसके इम्प्लीमेंटेशन की सर कुछ चुनौतियों की आशंका की जा रही है सर। जैसे कि सर एक आशंका तो ये व्यक्त की जा रही है सर कि हो सकता है कि हमारे जो विधायक गण है सर, वो अपने घर की महिलाओं को इन सीटों पे आसीन करने की कोशिश करे सर। दूसरा सर हमने पंचायतों में भी देखा है सर, महिला के सीट पे सर पीछे से महिला सरपंच पति, मुखिया पति जैसी धारणाएं विकसित होती है सर। अभी तो सर मैं यही चुनौती इसमें देख पा रही हूँ सर। अच्छा ये बताइए, अभी आप पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो विकेंद्रीकरण मुख्य उद्देश्य था PRI को लागू करने का, लेकिन पावर का हस्तांतरण उस ढंग से नहीं किया गया राज्यों के द्वारा नीचे के संस्थाओं में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर मैं पूरी तरीके से तो नहीं सहमत हूँ सर, क्योंकि सर दोनों ही चीज बताइए। जी सर। किन बातों से सहमत हैं और किन बातों से आप सहमत नहीं? जी सर, अगर सर हम पावर हस्तांतरण का देखें सर, तो बिहार जैसे राज्यों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया है सर, जहाँ की सर कौन सा पावर है जिसको हस्तांतरित किया गया है, उसके बारे में बताइए, और कौन सा पावर है जिसको नहीं हस्तांतरित किया? जी सर पावर सर जैसे कि जो सर हमारी कृषि योजनाएं हैं सर, या फिर महिला विकास से संबंधित योजनाएं हैं सर, उसको पंचायतों के माध्यम से लागू करने की शक्ति दी गई है सर। इसके अलावा सर जो हमारे यहाँ
बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित योजनाएं थी सर, उसको भी उस स्तर पे लागू किया जा रहा है सर। इसके अलावा सर जो इसमें मैं यही देख पा रही हूँ सर, और अगर जो नहीं हस्तांतरित किया गया है तो सबसे बड़ी समस्या होती है सर, जो कर लगाने का अधिकार है सर वो नहीं दिया गया है। फंड के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है सर राज्य पे सर। अच्छा ये बताइए आप कि पंचायत राज सिस्टम तो हर राज्य में है और हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, यस सर। उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग हैं, तो इसका इम्पैक्ट पंचायत राज पर, पंचायती राज सिस्टम पे क्या पड़ता है? सर इसका तो सर अगर इसको हम चैलेंजिंग वे में देखें सर, तो सर जो विपरीत दल के सरकार अगर दोनों जगह होती है सर। विपरीत दल नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सरकारें हैं उन सरकारों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। यस सर। तो विचारधाराएं अलग है, तो उन विचारधाराओं का पीआरआई पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? सर अगर अभी तक जैसे पंचायती राज संस्थाओं का सर प्रदर्शन देखा गया है सर, उनको जहाँ तक कोशिश की जा रही है सर कि उनको जो राज्य की राजनीति है सर उनसे दूर रखने की कोशिश की जा रही है सर, लेकिन सर योजनाओं पे कभी कभी इसका असर दिख जाता है सर, कभी कभी टकराव देखने को मिलता है सर। अच्छा, भारत को विनिर्माण के क्षेत्र में हब बनाने की बातें चल रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस है विनिर्माण में सर? सर विनिर्माण की तो सर सबसे बड़ी चैलेंजिंग है सर, अभी कोरोना का टाइम है सर और युद्ध जैसी स्थिति है विश्व में सर, तो निवेश की सबसे बड़ी समस्या है सर। इसके अलावा सर इसके लिए हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी सर, और भारत ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर नहीं है सर। और दूसरी सर इसके लिए स्किल फोर्स की बहुत आवश्यकता है सर, और बिहार जैसे राज्य जो कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है सर, स्किल की स्थिति अच्छी नहीं है सर। यही सब मैं देख पा रही हूँ सर। जी सर। इकोनॉमी यस सर। ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बेसिस क्या डिफरेंस है? सर जो इकोनॉमी है सर, सॉरी सर, जो इकोनॉमी है सर उसमें सर जो हमारी आर्थिक नियम है सर, जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं सर उनकी बात की जाती है, जैसे कि जीडीपी कैसे निकालना है या फिर हम राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे सर। और सर जब हम इन्हीं नियमों को किसी देश की भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर, उसका अध्ययन करते हैं सर, तो उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है सर। मान के चलिए कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने कुछ अपने नियम में बदलाव किया, ठीक है? मतलब मान के चलिए फेयर में चेंजेस किया होगा, टैक्स में चेंजेस किया होगा, और आपका एक बिजनेस है जिसमें 100 लोग 200 लोग हैं और एक रेल मंत्रालय ने कुछ चेंजेस किया और आपने कुछ चेंजेस किया अपने बिजनेस पॉलिसी में। कौन माइक्रो इकोनॉमी होगा, कौन मैक्रो इकोनॉमी होगा? सर जो भारत सरकार के द्वारा रेलवे से संबंधित चेंजेस किए गए सर, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा सर। मैक्रो सर। मैक्रो, यस सर। और सर जो मेरे द्वारा अपने मजदूरों में चेंजेस किया गया सर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या बेसिक डिफरेंस है? सर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है सर उन आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित करता है जिनसे संबंधित निर्णय का प्रभाव पूरी देश की अर्थव्यवस्था या यूं कहें कि विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है सर। जबकि सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सर उसमें छोटे छोटे वेरिएबल्स का अध्ययन किया जाता है सर, जिसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। फिजिकल पॉलिसी किसके अंतर्गत है, माइक्रो या मैक्रो? सर फिजिकल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगी। माइक्रो मैक्रो मैक्रो MA। क्या है फिजिकल पॉलिसी? सर जो फिजिकल पॉलिसी है सर, इसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और बजटीय नीति के माध्यम से सर कोशिश करती है कि अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके और अनुकूल प्रभाव की ओर अग्रसर हो सके। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023-24 चल रहा है। यस सर। 2023-24 में हम क्या देंगे? 22-23 का सर्वे देंगे या 23-24 का बजट देंगे या दोनों देंगे? सर दोनों देंगे सर। दोनों देंगे। यस सर। तो इसका मतलब 22-23 का सर्वे आ गया होगा? सॉरी सर। 22-23 का सर्वे आ गया होगा? यस सर। 22-23 के सर्वे के कुछ मुख्य बिंदु? सर 22-23 के सर मुझे जानकारी नहीं है सर, बट
उसमें सर भारत के विकास के संबंध में सब बिहार की बात करता हूँ। सॉरी सर बिहार की सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। आपका सब्जेक्ट मैथ ही रहा है। यस सर। मैथ में कौन सा चैप्टर बहुत अच्छा है आपका? सर मैथ में सर हम्म, सर मैथ में सर ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस। कैलकुलस। Yes. कैलकुलस में बहुत अंदर नहीं होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन? सर जो डिफरेंशिएशन है सर उसमें जो हम कोई बृहत लक्ष्य तय करते हैं सर, जैसे कि मान लीजिए कोई पुल तैयार कर रहे हैं तो उसको वो छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग बताइए, वो क्या करता है? और डिविज और आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग वो करता क्या है? सर इंटीग्रेशन में सर जो छोटे छोटे चर है जैसे कि एक्स वाई है सर उसके परिवर्तन को ज्ञात करते हैं सर। सॉरी सर मैं स्पष्ट नहीं हूँ। आप सब इंस्पेक्टर भी हैं। यस सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार में लोगों को पुलिस से डर लगता है। पुलिस के प्रति जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल ही नेगेटिव है, खासकर महिलाएं। आप महिला होकर अब गए हैं पुलिस में, क्या आप बदलाव देख रहे हैं, या फिर व्यवस्था वैसी ही है, या फिर आप पर्सनली कुछ चेंजेस करते हैं? सर अभी मैं व्यापक चेंज तो नहीं कर पा रही हूँ सर, क्योंकि सर अभी मैं ट्रेनिंग अवधि में सर ट्रेनिंग सेंटर में हूँ सर। पर सर जैसे 1-2 महीना के लिए सर हम लोग को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया था थाने में सर, तो मैं व्यापक चेंज देख पा रही हूँ सर, क्योंकि सर जो महिलाएं कंप्लेन करने के लिए सर अच्छी संख्या में आती है सर और बहुत सहज महसूस करती है थाना में महिला पदाधिकारी या महिला कांस्टेबल को देख के सर। दूसरा सर बिहार पुलिस में अब तकनीक का सर काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले बहुत कम था सर, जैसे कि एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड करना, जगह जगह कैमरे लगाना, जीपीएस का तकनीक का यूज़ करना। आपने एफआईआर वर्ड यूज किया, यस सर। इसमें एक वर्ड हम लोग सुनते हैं, जीरो एफआईआर। यस सर। ये क्या है? सर जीरो एफआईआर संदर्भित करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी केस की किसी कोई भी कंप्लेन लेके आता है, अगर वो एरिया उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो कोई भी थाना उसको दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। वो जीरो एफआईआर के तहत मतलब उसमें थाना देने की संख्या नहीं चढ़ाई जाएगी, वो संबंधित थाना को ट्रांसफर कर दी जाएगी, पर थाना कंप्लेन लेने से मना नहीं कर सकता। मोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर फर्स्ट बीएएस है सर, दूसरा बिहार पुलिस सेवा सर, तीसरा आपको तो पुलिस का मतलब बीपीएस लेना चाहिए फर्स्ट चॉइस। जी सर। कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकारियों से मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है? नहीं सर, मैंने दूसरी बार किया था बिहार पुलिस सेवा को ही दिए सर। ठीक है। ठीक है सुनाइए, आप जा सकती हैं, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। धन्यवाद सर।